नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम ओरिजिनल्स पर। तो ज्योग्राफी की सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। स्पेसिफिकली फॉरेस्ट जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं उनको आज के लेक्चर में हम पूरे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं लेक्चर में आगे। नेचुरल वेजिटेशन की अगर हम बात करें कि किस जगह का नेचुरल वेजिटेशन मतलब वहाँ के पेड़ पौधों का नेचर किस तरीके का है, कैसे वहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं, ये डिसाइड होता है कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे। जैसे कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है ये डिसाइड करेगा, वहाँ पर कितनी बारिश होती है ये इससे डिसाइड होगा, वहाँ पे मिट्टी कैसी है ये डिसाइड करेगा, टेम्परेचर कितना होता है इससे भी फर्क पड़ता है, और वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है मतलब लैंड फॉर्मेशन किस तरीके का है, इन सारे फैक्टर्स से डिसाइड होगा कि वेजिटेशन कैसा है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जैसे रेनफॉल की बात करें, अगर वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, मतलब हर समय वो पौधे हरे भरे रहेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे जो पतझड़ का सीज़न आता है कि जब पेड़ों से पत्तियाँ टूट के गिर जाती हैं, तो वो पतझड़ का सीज़न यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि रेनफॉल अच्छी खासी है। वहीं पे अगर रेनफॉल नहीं है, जैसे डिज़र्ट वाला एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम जो पेड़ रहेंगे उनमें पत्तियां नहीं रहेंगी। ठीक है, वो जैसे कांटेदार जो पेड़ होते हैं, नुकीले पेड़ होते हैं, वैसे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें, मिट्टी अगर फर्टाइल है तो फॉरेस्ट एरिया अच्छा खासा होगा वहाँ पे। ठीक है, अगर मिट्टी फर्टाइल नहीं है वहाँ की तो वहाँ पे बैरन लैंड होगी, बंजर ज़मीन होगी, वहाँ पे पेड़ पौधे उग ही नहीं पाएंगे। टोपोग्राफी की अगर हम बात करें, प्लेन लैंड है तो फॉरेस्ट एरिया अच्छे दूर दूर तक फैले रहेंगे, घने फॉरेस्ट होने के चांसेस हैं। वहीं पे पहाड़ी वाली जगह है तो कम फॉरेस्ट होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, प्लेट्यू वाला पार्ट है तो आप वहाँ पे जैसे फॉरेस्ट की जो हाइट रहेगी, लेंथ रहेगी, उनमें भी डिफरेंसेस आ जाएंगे। ऐसे ही अगर हम टेम्परेचर की बात करें, जैसे आपने देखा होगा हिमालय साइड में पेड़ कुछ इस तरीके के होते हैं, क्रिसमस ट्री आपने देखा होगा कुछ ऐसा दिखता है। तो इसका शेप ऐसा कोनिकल क्यों होता है? ताकि इस पे जब भी बर्फ़ गिरे तो ये ऐसे सड़क के नीचे साइड को आ जाए, इस पे जमा ना हो। ठीक है, तो पेड़ का जो शेप है वो इससे डिसाइड हो रहा है कि वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है। शेप के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं पेड़ों में जो टेम्परेचर के बेसिस पे डिसाइड होते हैं। और फिर वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठंडा है, गर्म है, इन सारी चीज़ों से वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन डिसाइड होगा। अब पेड़ पौधों क्या है, बेसिक है। ठीक है, जब हम पिरामिड्स पढ़ते हैं, कौन से वाले पिरामिड, तो जब आप फूड पिरामिड पढ़ते हो, ठीक है, तो सबसे बेसिक जो आता है वो आता है ग्राउंड लेवल पे आपके प्लांट्स। ठीक है, इन पर डिपेंडेंट होते हैं जो आपके ग्रीन वेजिटेबल्स या प्लांट्स को खाने वाले एनिमल। फिर इनको खाने वाले एनिमल्स होते हैं जो यहाँ पे जो ये फर्स्ट लेवल पे आ रहे हैं, जो ग्रीन प्लांट्स खा रहे हैं, जिनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। फिर इनको खाने वाले आते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स के ऊपर आते हैं ओमनीवोर्स जो इन दोनों को खाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पिरामिड चलता है। तो अगर प्लांट खत्म हो गया तो इसके ऊपर वाली सारी चीज़ें खत्म होती चली जाएंगी। तो बेसिक चीज़ें हैं फॉरेस्ट एरिया, इसीलिए फॉरेस्ट पे पूरे तरीके से वाटर साइकिल डिपेंडेंट रहती है। हमारे सराउंडिंग का वेदर कैसे रहेगा उस पे डिपेंड होता है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ कैसी रहेगी वो, फिर हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज या कुछ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो सारे भी इन्हीं एरियाज से मिलते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। भारत में जितना भी फॉरेस्ट है, ठीक है, उसकी देखरेख की अगर हम बात करें या उसको गवर्न किया जाता है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के थ्रू। 1988 में ये फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई। इसमें लिखा है, जैसे आपने देखा होगा कि एक डीएफओ होता है, ठीक है, फिर जैसे एक फॉरेस्ट रेंजर हो गया, तो ये जैसे अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं। तो हमने बोल दिया कि इस एरिया में ये संभालेगा, इस तरीके से फॉरेस्ट का प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना देंगे, यहाँ पे नेशनल पार्क बना देंगे, यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व बना देंगे। तो कैसे फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना है, कैसे वहाँ के सॉरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेफली रखना है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर।
इसके बाद एक रिपोर्ट आती है, भारत सरकार द्वारा रिलीज की जाती है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इस रिपोर्ट को रिलीज करता है हर 2 साल में, जिसका नाम है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, पूरे भारत में फॉरेस्ट का क्या स्टेटस है, कि भारत में पूरा फॉरेस्ट कितना है, फिर स्टेट वाइज फॉरेस्ट एरियाज बताते कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, ये सारा डेटा फॉरेस्ट से रिलेटेड जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर आता है। अब ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। तो जो हमारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है उसके अंदर ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है, ठीक है। पहली बार इसने सर्वे निकाला था 1987 में, ठीक है। 1987 में पहली बार ये रिपोर्ट आई, उसके बाद से हर 2 साल में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। रीसेंट रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो 17th रिपोर्ट आई थी इसकी 2021 में, जिसके अकॉर्डिंग भारत में जो प्रेजेंट फॉरेस्ट कवर एरिया है वो है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना हमारे देश में फॉरेस्ट एरिया है, जो कि हमारे देश का 21.71%, जिसको हम रफरी बोल सकते हैं, 22% का एरिया कवर करता है, ठीक है। तो जो हमारे देश का पूरा एरिया है उसमें से 22% हमारा एरिया कैसा है, फॉरेस्ट एरिया है, जिसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। कि जैसे अगर हम बात करें 2019 में जो हमारा था वो था 21.67%, जो कि इंक्रीज होके हो गया 21.71%। अब देखने में तो आपको लग रहा है कि सर ये 0.04% बस इंक्रीज हुआ है, लेकिन दूसरा फिगर आप यहाँ पे देखो, ये किलोमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.04% भी बहुत बड़ा होता है। एक आप ये बोल सकते हो हमारे यहाँ पे जो एक छोटा टाउन एरिया होता है उसके बराबर फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है, तो इतना बड़ा इंक्रीमेंट इसमें देखने को मिला, ठीक है। और ये 2 साल के अंदर ही हुआ है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन की दिशा में गवर्नमेंट अच्छे काम कर रही है। अब बात करें कि पूरे देश में जो फॉरेस्ट एरिया है या जो फॉरेस्ट कवर है तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा है या कहाँ पे सबसे कम है, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टॉप 5 कंट्रीज जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा है, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, एरिया वाइज बात होगी, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आ गया परसेंटेज वाइज। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बोला मिजोरम 100 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, तो 100 किलोमीटर में से कितने परसेंट, मतलब मैंने बोला जैसे 51% एरिया इसका फॉरेस्ट में है, ठीक है। तो मिजोरम में परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा है। वहीं पे जैसे हम एमपी में बात करें कि एमपी भी हमने बोला 100 किलोमीटर स्क्वायर का है, ठीक है, या हमने इसको बोल दिया एमपी है 1000 किलोमीटर स्क्वायर का। और एमपी में जो फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है आपका, रफली मैंने बोल दिया कि आपका हो गया ये 200 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये 200 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये इससे तो ज़्यादा है मिजोरम वाले पॉइंट से, लेकिन परसेंटेज में एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कम है, क्योंकि ये एमपी का केवल 21% हुआ। तो यहाँ पे एरिया वाली बात हो रही है। तो अगर हम ओवरऑल इंडिया में देखें तो सबसे ज़्यादा एरिया में फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र में। ये जो डेटा दिया है ये इस रिपोर्ट के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, ये रिपोर्ट ऐसा बता रही है। परसेंटेज वाइज बात करें तो जो इनका एरिया है, ठीक है, इन स्टेट्स का जो एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है मिजोरम में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर मेघालय में, फिर मणिपुर में और फिर नागालैंड में। ये छोटे छोटे से स्टेट्स हैं और इनका मेजर एरिया फॉरेस्ट से ही कवर्ड है, ठीक है, इसीलिए सारे आपको ये नॉर्थ ईस्ट वाले देखने को मिलेंगे। जबकि इनमें जैसे एमपी में फॉरेस्ट एरिया अच्छा खासा है, लेकिन एमपी में बीच बीच में रेजिडेंशियल इलाके भी हैं और एमपी बड़ा स्टेज है, तो परसेंटेज वाइज एमपी में इनसे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो एरिया वाइज एमपी में फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है। तो इसको याद रखना, भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है एरिया वाइज, तो वो मध्य प्रदेश में, और परसेंटेज वाइज सर मिजोरम में, ठीक है। पांचों याद रखने की जरूरत नहीं है, ऊपर के टॉप 3 भी याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब इस बार जो यहाँ पे फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, ठीक है, तो इनमें कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए। जैसे पहली बार यहाँ पे टाइगर रिजर्व का भी असेसमेंट किया गया है, फॉरेस्ट के साथ साथ जो अलग अलग टाइगर कॉरिडोर्स बनाए गए हैं उनका भी असेसमेंट किया गया है। और फिर जो एशियाटिक लॉइन जो कि आपके मिलते हैं गिर फॉरेस्ट में, तो इनका भी असेसमेंट यहाँ पे किया गया है।
और इनके बेसिस पे हमें क्या एक रिपोर्ट पता लगती है कि जो टाइगर कॉरिडोर्स हैं, ठीक है, उनमें 0.32% का इंक्रीमेंट हुआ है, दैट इज 37.15 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीमेंट हुआ है 2011 से 2021 के बीच में। लेकिन टाइगर रिजर्व में डिक्रीज हुआ है कितना, 0.04% का, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व में डिक्रीज हुआ है लेकिन टाइगर कॉरिडोर में इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जो पक्के टाइगर रिजर्व है, तो एक फैक्ट तो हमारा यहीं से तैयार हो गया कि पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया है, कितना, तो 97% इस टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वो फॉरेस्ट के द्वारा कवर्ड है। तो 97% फॉरेस्ट कवर इस टाइगर रिजर्व के अंदर है। अब अगर हम नेचुरल वेजिटेशंस की बात करें तो मेनली हम इनको 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मेजर इनके 5 टाइप हैं, फिर उन सब के सब टाइप्स आते हैं। तो ऐसे सब 16 टाइप है कि जैसे हमने बोला मॉइस्ट फॉरेस्ट, तो फिर इसके अंदर वेट एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडुअस, लिटोरल एंड स्वाम्प, तो ऐसे ये अलग अलग टाइप्स आते हैं। तो मेजर की अगर हम बात करें, मेजर को ही हम पढ़ेंगे, माइनर वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखना। जैसे आता है आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, फिर आता है आपका ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट, फिर इसके बाद माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, और फिर इसके बाद एल्पाइन फॉरेस्ट। रफली इसको याद रखो। देखो, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियर बाई ये होने वाले हैं, और यहाँ पे इन पेड़ों में क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी रहेगी, ठीक है, पानी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। अगर पानी यहाँ पे हर टाइम अवेलेबल है तो एवरग्रीन है, कुछ टाइम के लिए तो सेमी एवरग्रीन है, कुछ टाइम के लिए पानी रहता है, कुछ टाइम के लिए नहीं रहता है, ठीक है। बीच में जैसे पतझड़ का सीजन आ रहा है तो मॉइस्ट डेसिडुअस है कि मतलब नमी बनी हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद लिटोरल और स्वम्प्स वगैरह मतलब हो गया कि कोई लेक वगैरह अगर वहाँ पे है और उस पे ट्रॉपिकल एरिया में वो लेक है और वहाँ पे उसकी वजह से साल भर वहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, तो उनको हमने बोल दिया लिटोरल और स्वम्प्स वाला पार्ट। दूसरा आता है आपका ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, के मतलब ट्रॉपिकल एरिया में तो है लेकिन यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ऐसे पेड़ जो सूखे हैं लेकिन साल भर पत्तियां नहीं झड़ा रहे, तो उनको बोलेंगे ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन। फिर आता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, मतलब सूखा भी है और पानी की कमी भी है। फिर आता है ट्रॉपिकल थॉर्न, जो आपने कांटे वाले पेड़ देखे होंगे, जैसे कैक्टस टाइप का हो गया कि जिनमें नुकीले तने टाइप निकले रहते हैं या कांटे निकले रहते हैं। फिर आता है आपका सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है, मतलब ट्रॉपिक से ऊपर जाना है, थोड़ा सा हिली एरिया है, अभी माउंटेनस पूरा नहीं है लेकिन आप बोल सकते हो हिली रीजन है, ठीक है। तो इसमें पहला आता है सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल्स, कि यहाँ पे क्या होगा, अब जो यहाँ पे पेड़ लगे होंगे उनकी पत्तियां चौड़ी होंगी, ठीक है। फिर दूसरा आता है सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट हिल, कि मतलब ये पहाड़ों पे होंगे, हिल्स पर होंगे, थोड़ा सा इनमें मॉइस्चर भी होगा, इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे पाइन ट्री। फिर इसके बाद सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, कि इसमें ये सूखे हैं, ठीक है, पानी की उतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है लेकिन वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि टेम्परेचर ऐसा है कि वो हर टाइम वहाँ पे एवरग्रीन बने हुए हैं। इसके बाद आते हैं आपके माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट। अब यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन से ऊपर निकल गए, अब हम आ गए टेम्परेट जोन में, ठंडा एरिया होने वाला है। तो ये हमारे इंडिया में मेजर हिमालय रीजन में देखने को मिलेंगे। तो इनमें आ गया माउंटेन वेस्ट टेम्परेट, के मतलब यहाँ पे ये गीले हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी है लेकिन हिली एरियाज की जगह अब ये किस पे हो गए, पहाड़ों पे, माउंटेन्स पर ये फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। फिर दूसरा आ गया हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट, ठंडी जगह है, हिमालय पर है और साथ में थोड़ा सा मॉइस्चर भी इन पेड़ों में अवेलेबल है। फिर ये हिमालय पर है, ठंडी जगह पर है लेकिन मॉइस्चर अगर अवेलेबल नहीं है तो उसको हमने बोल दिया हिमालयन ड्राई टेम्परेट। फिर इसके बाद आता है एल्पाइन फॉरेस्ट, जो बर्फीले जैसे इलाके हो गए, ठीक है, कि हिमालय के भी एकदम पीक वाले पार्ट में आप चले जाओ तो वहाँ पे आपको सब एल्पाइन, मॉइस्ट एल्पाइन और ड्राई एल्पाइन, के जिनमें मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर नहीं होगा, और इन दोनों के बीच का सब एल्पाइन हो जाएगा। इस तरीके के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अब इस मैप में अगर आप ध्यान से देखो तो पूरा एरिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जैसे आप स्टेट वाइज भी देखो
कि ये लद्दाख वाला पार्ट है, ठीक है, ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, फिर यहाँ पे तो ये नेपाल वगैरह आ गया। अब यहाँ पे जो आप ये मेजर पोर्शन देख रहे हो, ये है मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट, ये है मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट। तो पूरे मैप में देखो इतना बड़ा ग्रीन एरिया किसी भी एक स्टेट में कहीं पे भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे आपका? मध्य प्रदेश में। अगर छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ होता तो इतना पूरा एरिया ये किस में आता? मध्य प्रदेश में। और फिर तो हर टाइम ही हम फॉरेस्ट के मामले में नंबर 1 बने रहते। मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ का जो मेजर फॉरेस्ट एरिया है वो कैसा है? ट्रॉपिकल, क्योंकि हमारे यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, तो ट्रॉपिकल है एकदम, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे यहाँ पे मोस्टली जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे क्या है? बारिश होती रहती है, तो मॉइस्चर अवेलेबल है, तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट है, ठीक है। और फिर पतझड़ के टाइम पे पत्तियां भी ये झड़ाता है, तो एवरग्रीन नहीं है, ये कैसा है? डेसिडुअस फॉरेस्ट है। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा जो अभी हमने अलग अलग टाइप से डिस्कस किए, यहाँ पे आपके ये कलर्स दिए हुए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इन कलर्स के बेसिस पे देख सकते हो कि किस जगह पे कौन सा फॉरेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ये आपको ईस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये जो ब्रह्मपुत्रा वाला रीजन है, माजुली आइलैंड, इसके आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर जहाँ जहाँ पे समुंदर के किनारे आपकी लेक्स वगैरह बन रही होंगी, जैसे यहाँ पे श्रीहरिकोटा आइलैंड है, पुलिकट लेक है, तो मेजर लेक्स जहाँ जहाँ पे बन रही होंगी वहाँ पे आपको लिटोरल और स्वॉम्प्स देखने को मिलेंगे। जैसे ये देखो नीले एरिया जहाँ पे भी बने हुए, तो ऐसे आप इस मैप में सारी लोकेशंस को लोकेट कर सकते हो। अब एक एक करके मेजर वाले की बात करें। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, मतलब यहाँ पे हर टाइम बारिश हो रही है और ट्रॉपिक रीजन से लगे हुए हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहे हैं, ऐसे हरे भरे पेड़ रहेंगे। इनकी खासियत क्या रहेगी? तो पेड़ अच्छे खासे लंबे होंगे और साल भर ये जो पेड़ रहेंगे ये इनमें पत्तियां नहीं झड़ने वाली हैं, इन पेड़ों में पतझड़ का सीजन नहीं आने वाला है। बारिश कितनी होगी? तो इस रीजन में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। मेनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलेंगे, चेरापूंजी हाईएस्ट जो वाटर फॉल जहाँ पे होता है वो लोकेशन भी यहीं पे पड़ेगी। वेस्टर्न घाट मॉनसून आता है तो सबसे पहले बारिश यहीं पे कराता है। तराई एरिया हिमालय का तराई एरिया में क्यों देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि एक तो रिवर्स बहुत ज़्यादा है, और फिर जब मानसून आता है तो हिमालय से टकरा के वापस लौटता है, तो यहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है। सॉरी। फिर हमारा अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड कि बे ऑफ बंगाल से जो भी मानसून उठ रहा है, तो यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी यहाँ पे भी अच्छी खासी है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे भी ये सारे पेड़ देखने को मिलेंगे, सॉरी ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अब इस एरिया में मेजर जो पेड़ आपको देखने को वो मिलेंगे वो कौन कौन से हैं? तो सैंडलवुड, रोजवुड, महोगनी और बैम्बू, ये मेजर पेड़ हैं जो देखने को मिलेंगे। इन पेड़ों का एक फीचर होता है कि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा रहती, तो इन पेड़ों की हाइट बहुत ज़्यादा रहेगी। इनमें आपको ट्रीज पेड़ भी मिलेंगे, श्रब्स झाड़ियाँ भी मिलेंगी, और क्रीपर्स मतलब छोटे छोटे से जो पेड़ होते हैं ग्राउंड लेवल पे वो सारे देखने को मिलेंगे। और ये कैसे रहेंगे? मल्टी लेयर में, मतलब एक साथ रहेंगे। जैसे ध्यान से अगर इस पिक्चर को देखो तो यहाँ पे देखो ये छोटा सा पेड़ भी है, ये इसके बगल में ये बड़ा भी है, और ये वाले ऐसे बहुत बड़े बड़े पेड़ भी हैं, तो सबका मिक्सचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेनली इस एरिया में आपको एलिफेंट्स और मंकी देखने को मिलेंगे, दोनों यहाँ पे आप बोल सकते हो हर्बीवोर इन पेड़ों पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो ये एनिमल्स मेनली देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि और एनिमल्स नहीं मिलेंगे, और भी मिलेंगे, लेकिन मेजरली आपको ये दो एनिमल्स देखने को मिलेंगे। फिर आता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया। एवरग्रीन वाला क्या हो रहा है? हर टाइम पत्तियां रहेंगी, लेकिन डेसिडुअस में एक सीजन ऐसा आएगा जब ये अपनी पत्तियां छोड़ देगा, जिसको हम बोलते हैं पतझड़ का सीजन, ठीक है। तो पतझड़ में ये पत्तियां छोड़ देगा एक सीजन में। यहाँ पे जो बारिश होगी वो 100 से 200 सेंटीमीटर पे होगी। मतलब यहाँ पे जिन एरियाज में बारिश कम हो रही है वहाँ पे ये मिलेंगे। बारिश हो रही है लेकिन कम हो रही है, तो ऐसे एरियाज कौन कौन से? तो हिमालय का जो लोअर स्लोप है, जैसे शिवालिक के नीचे वाला पूरा पार्ट हो गया वो, फिर छत्तीसगढ़ रीजन हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया आपका, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और झारखंड हो गया। तो इन स्टेट्स में आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस मोइस्ट फॉरेस्ट मिलेगा। साथ में मध्य प्रदेश भी लिख लेना, क्योंकि मध्य प्रदेश के मेजर एरिया में भी आपको ये देखने को मिलेंगे।
मेजर इसमें जो पेड़ रहेंगे तो वो कौन कौन से, तो जैसे टीक का पेड़ हो गया, देवदार हो गया, ठीक है, ब्लू गम हो गया, पालेश हो गया, साल, सैंडलवुड, इबोनी, खैर और बम्बू, ये मेजर पेड़ हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी है तो वहाँ पे मॉइस्चर साल भर बना रहेगा उन पेड़ों में, तो इसको मॉइस्ट डेसिडुअस बोल देंगे। लेकिन वहाँ पे अगर पानी की एक सीज़न ऐसा आता है कि पानी की अवेलेबिलिटी चली ही जाती है 1-2 महीने के लिए, तो उस एरिया को हम ड्राई डेसिडुअस बोल देंगे। चाहे मॉइस्ट हो चाहे ड्राई डेसिडुअस हो, पत्ती दोनों झड़ाएंगे एक सीज़न में। अब वो सीज़न जैसे पतझड़ का हो गया, बेसिकली जो मई के अराउंड का सीज़न होता है, जब धूप बहुत तेज पड़ती है तो पानी पूरा सूख जाता है, उस टाइम पे ये पत्तियाँ झड़ा देंगे, ठीक है। तो ड्राई डेसिडुअस भी हो सकता है और मॉइस्ट डेसिडुअस भी हो सकता है। अब मॉइस्ट वाले में क्या हुआ, जैसे पत्तियाँ तो झड़ा दी लेकिन तने में इसके मॉइस्चर बना रहेगा, ड्राई वाले में तना भी सूखा इसका रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो माउंटेन फॉरेस्ट आते हैं, जिनको हम माउंटेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये हिमालय रीजन, ठीक है। इसके अलावा साउथ में जैसे जो हमारी हिल्स हैं, जैसे नीलगिरी हो गया, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट हो गया, उन एरियाज़ में आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। लगभग 200 सेंटीमीटर यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। तो 200 सेंटीमीटर के अराउंड बारिश होगी। मेजर यहाँ पे जो पेड़ देखने को मिलेंगे वो है साल का पेड़, टीक का पेड़ और बेम्बू का पेड़। इसके अलावा पाइन, फर और ओक, ठीक है। ये जो 3 पेड़ हैं ये आपको हायर साइड पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। जहाँ पे हाइट ज़्यादा होगी उस माउंटेन रेंज की, वहाँ पे आपको पाइन, फर और ओक देखने को मिलेंगे। और जब आप लोअर साइड जाओगे तो आपको साल, टीक और बेम्बू इस एरिया में देखने को मिलेंगे। इस एरिया में ग्रासलैंड्स भी होते हैं, घास के मैदान, ठीक है, जो कैसे होते हैं, एल्पाइन नेचर के। तो यहाँ पे आपको एल्पाइन ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलेंगे। एल्पाइन ग्रासलैंड्स में क्या होता है, ऐसे लंबी लंबी बड़ी बड़ी घास होती है, जैसे हमारे यहाँ पे आपने देखा मध्य प्रदेश का जो रीजन है तो छोटी छोटी घास होती है, तो ऐसे छोटी नहीं, यहाँ पे लंबी लंबी बड़ी सी घास होती है, ठीक है। तो ग्रासलैंड्स अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं आपके थॉर्नी फॉरेस्ट, ठीक है। थॉर्नी फॉरेस्ट मतलब कि जो सूखा एरिया है वहां पर है, डेजर्ट एरिया नहीं है, ये सूखा एरिया है, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन हो गया कि बारिश कम हो रही है तो वहां पे सूखा एरिया है। चंबल रीजन हो गया कि वहां पे बीहड़ वाला जो पार्ट है, रेवाइंस बने, तो वाटर अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वाटर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। जैसे डिजर्ट में कि पूरी रेत ही है, पानी है ही नहीं वहाँ पे, तो यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे पानी है लेकिन कम है। तो लेस देन 50 सेंटीमीटर बारिश हो रही हो ऐसी जगह पे कहाँ पे मिलेंगे आपको ये, तो जैसे राजस्थान हो गया, साउथ वेस्ट पंजाब हो गया आपका, वेस्टर्न हरियाणा हो गया, रन ऑफ कच्छ वाला एरिया हो गया, और सौराष्ट्र के आसपास का जो एरिया है वो हो गया आपका। इसमें आपको केपर, स्पर्ज और कैक्टस इस तरीके के पेड़ मिलेंगे। और जैसा मैंने बताया कि ये जो पेड़ रहेंगे मेनली इनमें क्या रहेगा, पत्तियां ज़्यादा नहीं रहती, जैसे ये देख रहे हो आप, इन सब में पत्तियां कम रहती हैं, इनमें कांटे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। जैसे ये बबूल का पेड़ है यहाँ पे, तो इसमें कांटे रहते हैं, पत्तियां कम रहती हैं, तो इनमें नुकीले रहेंगे ये, क्योंकि जो कांटे वाले पेड़ होते हैं वो वाटर कम एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और जो एक बार वो वाटर को रिटेन करते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक वो एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, मेनली अकाकिया और यूफ्रोवियस, ये 2 पेड़ हैं जो इन एरियाज में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं आपके लिटोरल स्वॉम्प्स, या जिनको हम मैनग्रोव्स भी बोलते हैं। ये मेनली देखो क्या होता है, जो जैसा मैंने बताया कि जो लेक का एरिया होता है वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा क्या होता है, जो टाइडल एरिया है, जहाँ पे टाइड्स आती हैं, तो जैसे ये मैंने बोला कि यहाँ पे ये एक कोस्टल एरिया है, अब यहाँ से टाइड उठी तो इसका पानी इधर भर गया, अब टाइड जब वापस आई तो ये पानी इधर ही भर गया, वापस नहीं आ पाया, तो जब जब टाइड आई इधर ऐसे पानी भरता चला गया, तो इस एरिया में क्या हो गया, फॉरेस्ट डेवलप होता चला गया। मेजरली जो पेड़ होते हैं यहाँ पे वो कैसे होते हैं, हाइपोफाइट्स, हाइपोफाइट्स, क्योंकि मेजरली मैनग्रोव्स जो आपको मिलेंगे वो समुंदर के किनारे, जैसे डेल्टा रीजन हो गया वहां पे मिलेंगे, तो पानी जो रहेगा वो सॉल्टी रहेगा। तो यहाँ पे जो पेड़ रहेंगे वो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, सॉल्ट को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए इनको हाइपोफाइट्स बोला जाता है। ऐसे पेड़ों को हम मैनग्रोव्स भी बोलते हैं। लेकिन वहीं पे अगर ऐसे ही पेड़ अगर आपको किसी लेक के किनारे मिल रहे हैं तो उसको हम लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं।
मेजरली ये आपको अंडमान निकोबार वाला एरिया या फिर जो डेल्टा एरिया है हमारे देश में, जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, कावेरी का डेल्टा बन रहा है, कृष्णा का डेल्टा बन रहा है, वहाँ पे मेजर जो लेक्स हैं जैसे पुल्लिकट लेक हो गया, तो ये सारी लेक्स कहाँ पर पड़ रही, तो ईस्टर्न वाले पार्ट में ही पड़ रही। इनके अराउंड आपको ये पूरे फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे विस्लिंग पाइन, मैनग्रोव डेट, पाम और बुलेट वुड, ये कुछ मेन पेड़ हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। इनकी जो यहाँ पे क्या होती है, जो जड़ें होती है, जो इनकी रूट्स होती है, उनमें कुछ सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, ठीक है, कि जो पानी के अंदर भी इजीली ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये पानी के अंदर ग्रो करते हैं। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे ये पूरा पानी भरा हुआ है, इनकी जो जड़ें रहती हैं ये पानी के नीचे रहती हैं। और मैनग्रोव्स वाले में जो जड़ें रहेंगी वो हाइपोफाइट्स रहेंगे, तो वो सॉल्टी वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। मैनग्रोव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सुंदरबन पूरा मैनग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटा यहाँ पे बनता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसीलिए जो अभी प्रेजेंट रिपोर्ट आई, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग भारत में जो टोटल मैनग्रोव एरिया है वो है 4992 स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक है, जो कि अच्छा खासा एरिया है। मैनग्रोव जो है वो शोर लाइन को स्टेबलाइज कर देते हैं और कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करके रखते हैं इरोजन से। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो जैसे यहाँ से पानी आया तेजी में, अब पानी ऐसे वापस गया बह के, तो उसके साथ मिट्टी साथ में बह के नहीं जाएगी, वो इन पेड़ों के यहाँ पे फंस जाएगी, तो इस इरोजन को प्रिवेंट कर रहे हैं। दूसरा क्या है, जो इसका किनारा है, जो इसका तट है, उसको प्रिवेंट करके रखते हैं कि कोई भी, जैसे आप मान के चलो कोई भी नेचुरल डिसास्टर आता है, कोई भी एक्टिविटी होती है, तो पहले वो वाली बात है कि ये एज अ बैरियर उनके लिए काम कर रहे हैं। तो ये शोर लाइन को भी प्रोटेक्ट कर रहा है और साथ में कोस्टल एरिया को बचा रहा है इरोजन से, ठीक है। अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए जुडिशल सैंक्शन क्या है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए जैसे जो भी प्रोटेक्शन देना है, तो उसके बारे में और कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, कौन कौन से हमने एक्ट बनाए। तो सबसे पहले हम लेके आए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही आया था। फिर हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लेके आए 1980 में, और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई 1988 में। तो ये तीन मेजर एक्ट हैं जो हमारे इंडिया में जो भी फॉरेस्ट एरिया है उसको रेगुलेट करते हैं, या फॉरेस्ट एरिया में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं होंगी, किस तरीके से प्रोटेक्शन होगा, कंजर्वेशन होगा, जितनी भी सारी डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें इनके अंदर ही लिखी हुई हैं, इन एक्ट्स के अंदर। इन सारे एक्ट्स में ही ये सारी चीज़ें आपकी रेगुलेट होती हैं, या आप बोल सकते हो गवर्न होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेजर पार्ट था जिसमें हमने आज वेजिटेशन के बारे में समझा। याद आपको केवल क्या रखना है इसमें से, जो मैंने ये आपको नाम बताए, जैसे मैनग्रोव्स, लिटोरल स्वैम्प हो गया, थॉर्नी फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये बस नाम आपको याद रखना है। फिर जो मैंने फीचर्स बताए कि जैसे उनने कोई लोकेशन दे दी, उनने बोला मध्य प्रदेश में कौन सा फॉरेस्ट पड़ेगा, तो जैसा मैंने नाम के बेसिस पे बताया कि पहले तो याद रखो मध्य प्रदेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रही है, तो मतलब ट्रॉपिकल तो होगा ही होगा। मध्य प्रदेश में पानी अवेलेबल रहता है तो मॉइस्ट भी होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे पतझड़ का सीज़न आता है, हर टाइम पे पत्ते जो पेड़ों में पत्ते हैं वो नहीं रहते, तो मतलब हमारे यहाँ पे एवरग्रीन तो नहीं है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ठीक है। फिर जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, चंबल रीजन में चले जाओगे आप, तो वहाँ पे क्या है, पानी की अवेलेबिलिटी हर टाइम नहीं रहती है, तो ड्राई डेसिडुअस हो जाएगा वहाँ पे। तो इस तरीके से क्या है, हम फॉरेस्ट का डिवीजन करेंगे, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हो मध्य प्रदेश का ये ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पूरा, इसमें पूरा क्या आ रहा है आपका, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। ये आपका पर्पल कलर किसके लिए, ड्राई डेसिडुअस के लिए। लेकिन जबकि जो नीचे वाला है, मालवा वाला पार्ट हो गया या बघेलखंड वाला, यहाँ पे पानी अच्छा खासा है, तो यहाँ पे कैसा है आपका, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से नाम के बेसिस पे याद रखना है। यही मेजर चीज़ें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अभी तक ये टॉपिक पहले प्रीलिम्स के सिलेबस में इंक्लूड नहीं था, तो ज़्यादा इस पे क्वेश्चंस आते नहीं थे, लेकिन स्पेसिफिकली नेचुरल रीजंस इस बार MPPSC ने अलग से टॉपिक दिया है, तो प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे।
तो इसीलिए हमने इस टॉपिक को भी तैयार करके रखा है। अब अपकमिंग जो आपके लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिया की जो मेजर रिवर्स हैं उनके बारे में। रिवर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, नॉर्दर्न रिवर और सदर्न रिवर। नॉर्दर्न वाली में अगर हम बात करें तो आपकी हिमालयन रिवर्स आ जाएंगी और फिर आपकी पेनिनसुलन रिवर्स आ जाएंगी। तो दो पार्ट में वो रिवर वाला लेक्चर अब हम कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्रीवियस वीडियोस में जो भी डाउट्स आए हैं मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। तो इन फ्यूचर भी आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हो। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो। और वीडियो बहुत ही कम बच्चे देख रहे हैं। अगर आपको सीरीज़ पसंद नहीं आ रही है तो कोई भी कमी लग रही है तो आप फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। बाकी किसी भी तरीके की कोई और क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।